ये देखकर टीचर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उसकी जो पनिशमेंट होती है उसे डर के मारे स्किप कर देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मो उन्हें भी पीट दे। और एक सिंपल सी बात बोली, अपने पेरेंट्स को लेकर आना। मो मार खाने के लिए तो बिल्कुल तैयार था, लेकिन टीचर ने उसको कोई भी पनिशमेंट नहीं दी और स्कूल से जल्दी छोड़ दिया। और ये सब तो एक स्टूडेंट का सपना होता है कि वो एक गलती करे और टीचर उन्हें छोड़ दे। फिर वो रास्ते में जा रहा होता है और टीचर ने उसे कहा था कि लीव लिया। वो उसका मतलब सोच रहा होता है कि टीचर ने ये क्या कह दिया उसे। तो वो थोड़ा देर में समझ जाता है कि अब बाद में बात करेंगे, जो भी हो। इस वक्त तो उसकी प्रायोरिटी उसकी बॉडी है, उसे हील करना है और अपने आप को ट्रेन करना है। उसकी जो बॉडी है वो अभी भी कांप रही थी और उसका जो दिमाग है वो सुन हो गया था। वो चाहता था कि वो अपनी गॉडली पावर से अपनी बॉडी को हील कर ले, लेकिन इस दुनिया के लोगों को ना तो चक्रा यूज करने देते हैं, ना तो क्रेजी चीजें करने देते हैं, जैसे कि हंटर या फिर विजार्ड। उसकी दुनिया में ये चीजें होती थी, लेकिन अर्थ पर ये मना है। वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लेकिन वो एक्सेप्ट करते हुए कहता है कि वो अपनी बॉडी को बस हार्ड ट्रेनिंग देगा और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। फिर मो अपनी जगह पर पहुंच जाता है और वो बेड पर गिर जाता है। साथ ही वो हील करने लगता है, क्योंकि उसके पास कुछ करने को भी नहीं होता। वो डिसाइड करता है कि वो गॉड रिलीम दुनिया में वापस जाएगा और अपनी ओरिजिनल बॉडी को देखेगा। जब मो अपनी ओरिजिनल बॉडी में आता है और सामने देखता है कि जो ली है उसने यांग यांग को चौक कर दिया था। ली उसे छोड़ देता है और वो मो के पास आकर डिमांड करता है कि उसे एक ड्रैगन दे दो। इमेजिन करते हुए कि उसके पास एक ड्रैगन हो तो वो कितना ओवर पावर बन जाएगा। मो ने सीधा उसकी बातों को इग्नोर कर दिया, एक बड़ा सा हाथ समन किया और ली को पकड़ लिया और उसको क्लियर कर दिया कि उसके सामने जो वो ऑर्डर करेगा वो नहीं चलेंगे। मो ने डिसाइड किया कि इस लड़के को एक और चांस देना चाहिए एक नई दुनिया में। वो उसको लूसीफर के डोमेन ले जाता है, जो कि डिवाइन रिलीफ में सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है। मो लूसीफर के कासल में बिना पूछे घुस जाता है। अगर देखा जाए तो गॉड लूसीफर बहुत ज्यादा एनोइंग था, वो उसकी बातों को कट कर दिया था। मो ने डायरेक्ट बोला, गेट को खोल दो, वो लड़के को एमर्ज भेजना चाहता है। लूसीफर गुस्से में बोलता है, एमर्ज तो मेरा प्लेनेट है, तू डिसाइड करने वाला कौन होता है। मो ने बस यही याद दिलाया उसे कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड कौन है। मो उसे कहता है कि जो वो चाहता है वही होता है, अगर उसे प्रूव करना पड़े तो बिल्कुल वो उसके लिए तैयार है। लूसीफर समझ जाता है कि वो उससे नहीं जीत सकता, तो इसलिए वो उसको परमिशन दे देता है। मो ने सीधा एमर्ज के सरफेस को टच करता है। लूसीफर उसे चिल्लाता है और बताता है कि ये फॉरबिडन है। अगर एक गॉड किसी और के डोमेन को टच करता है तो एक बैरियर ट्रिगर हो जाता है, और वैसा ही बैरियर बन गया। लेकिन मो ने उसे तुरंत वहीं पर तोड़ दिया। लूसीफर देखता रह गया और मो बोलता है कि यूनिवर्स का रूल चेंज किया जा सकता है अगर उसके अंदर वो स्ट्रॉन्ग ताकतें हो। मो ने अपना हाथ खोला और ली को बोला, जंप कर, तेरा चांस है। तो ली वहाँ पर झिझकते हुए उससे कहता है कि मुझे एक ड्रैगन दे दो। तो मो को आ जाता है गुस्सा, वो सीधा एमर्ज की दुनिया में वो ली को फेंक देता है और कहता है कि आजकल के बच्चे, उन्हें रेडीमेड चाहिए सब कुछ। फिर मो ने लूसीफर को बोला कि उस बच्चे का ख्याल रखना जब तक मैं वापिस नहीं आता हूँ। लूसीफर अंदर से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और बहुत ज्यादा गुस्से में भी आ जाता है, लेकिन वो उसे दिखाता नहीं है। और हमें बताया जाता है उसके पास्ट के बारे में। उसका पास्ट इतना आसान नहीं था। पहले वो एक डीमन लॉर्ड था, फिर अपने प्लेनेट के जो गॉड थे उसे हराया और उनकी जगह ली। फिर डिवाइन रिलीफ में जाकर गॉड को एक के बाद एक हराया और सबसे बड़ा गॉड बन गया, जिसके बाद उसको हर कोई रिस्पेक्ट देता था जब तक मो नहीं आया था। मो ने उसकी जितनी भी इमेज थी सबको तोड़ दी और उसे हरा दिया। तब से लूसीफर उससे रिवेंज लेना चाहता था, लेकिन अभी तक उसको कोई भी मौका नहीं मिला। अब मो अपने ड्रैगन में बैठकर वापस जा रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि जो लूसीफर है उसने उसके पीछे एक ड्रैगन भेजा है, जो उस पर आसमान से उसकी हर हरकतों पर नजर रख रहा था। वहीं अर्थ पे ली का जो स्कूल में वो बुली होता है, वो हॉस्पिटल में होश में आ जाता है। उसका गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। उसने अपने फोन उठाए और जितने भी उसके कॉन्टेक्ट थे उन्हें सर्च करने लगा और उसे जो भी टफ बंदा लगा उसे कांटेक्ट कर लिया और वहाँ पर
पर बुला लिया और एक ऐसा बंदा जो कि मिडिल वेट बॉक्सिंग चैंप था और तो और उसके पास उसका भाई भी था जिसका नाम हायान था। वो 2 साल से एक बॉक्सर था जो कि 2 साल से बॉक्सर की ट्रेनिंग ले रहा था। बुली ने सीधा डील पक्का कर ली, वो अपने फोन के बदले अपना काम करवाएगा। अगले दिन बुली स्कूल में वैसे ही एंट्री मारता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन पूरा क्लास चुप होता है। लेकिन जो चीजें हो चुकी है उसके ऊपर वो क्लास के जितने भी लोग होते हैं वो बिसल बजाने लगते हैं और उसे कह रहे होते हैं कि तू चूतिया लग रहा है। बुली इग्नोर करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि तू वायरल हो गया है। वो अपना बैग पकड़ता है और जोर से पटक देता है और उन लोगों को चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम लोगों को अकेला ही हैंडल कर सकता हूँ, अगर किसी में डाउट है तो वो मेरे सामने आए। तब क्लास की प्रेसिडेंट एक लड़की जो क्लास पहनती है वो खड़ी होकर उसके मुंह पे बोल देती है कि बस कर, अब चुप हो जा और निकल जा। वो और भी ज्यादा इरिटेट हो जाता है और अपना कंट्रोल खो देता है और एक पास रखी चेयर को उठाकर टीचर के ऊपर फेंकने ही वाला होता है कि वहाँ पर जो डोर होता है वो खुलता है और वहाँ से रोनी आता है। वो पूछता है कि ये सब शोर कैसा है। जो बुली होता है वो तुरंत अपनी सीट में इतना जल्दी बैठता है जिसे देखने के बाद वहाँ के जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो बहुत हैरान होते हैं। टीचर वहाँ पर देखते हैं कि जो क्लास प्रेसिडेंट है वो खड़ी है और बहुत ज्यादा अपसेट लग रही है, तो वो उससे पूछते हैं कि तुम अपनी सीट पर बैठी क्यों नहीं हो, पर वो उसका नाम नहीं लेती। वो सिर्फ कहती है कि कुछ नहीं हुआ है। रॉनी भी मैटर को छोड़ देता है, लेकिन उसे कहता है कि क्लास के बाद तुम मुझसे मिलना। वो सोचती है कि क्यों, पर वो एग्री कर देती है। स्कूल के बाद वो उसके पास जाती है और रॉनी उसे कहता है कि उसे एक फेवर चाहिए क्योंकि वो क्लास की प्रेसिडेंट है और उसे सबसे ज्यादा ट्रस्ट उसके ऊपर ही है। वो कहता है कि जाकर लियो को चेक करना जो कि आज के दिन अब्सेंट हो गया था और वो उसका फोन भी नहीं उठा रहा है। बदले में वो उसके लिए एक रिकमेंडेशन लेटर लिखेगा। सुनने में तो ये बिल्कुल एक रिक्वेस्ट की तरह लगती है, पर वो जानती है कि वो उनको मना भी नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। काम को निपटाएगी, वो उससे मिलेगी और सीधा घर आ जाएगी। वो दरवाजे पर जाती है, नॉक करती है, उसे बुलाती है, लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद वो हेजिटेट करती है, लेकिन जब वो अंदर जाती है तो वो देखती है कि रूम बहुत ज्यादा गंदा है और आसपास कीड़े मकोड़े पड़े होते हैं। वो ये देखने के बाद शॉक हो जाती है और जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि ली तो मर गया। तुरंत वो एम्बुलेंस को फोन करती है, पर ली की बॉडी वहाँ पर एकदम से हिलने लगती है। वो वापस आ गया है। धीरे से आंखें खोलता है तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में होता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तब उसकी नजर हाथों पे जाती है और उसके हाथों पे एक 4th लाइन होती है जो कि एक न्यूट्रिशन सिरप यानी कि उसे विटामिन दिया जा रहा होता है। वो इसे स्टडी करने लगता है, फिर बाद में समझ जाता है कि इसे न्यूट्रिशन दिया जा रहा है जिससे वो फास्ट रिकवर करेगा। ये कोई मैजिक नहीं है, पर इसका इफेक्ट काफी ज्यादा अच्छा है। लड़की उसको देख रही होती है, वो थोड़ा डर जाती है उसकी क्रीपी स्माइल देखने के बाद और वो कहती है कि लगता है कि इसका दिमाग खराब हो गया है, ये पागल हो गया है, लेकिन फिर भी इससे पूछना तो पड़ेगा। उससे पहले कि मो जवाब दे, मो तुरंत बैठ जाता है और अपनी जो 4th लाइन जो उसके हाथों में थी वो उसको रोकने की कोशिश करता है। उसे इस बारे में जानकारी चाहिए और वो उस लड़की से पूछता है कि तुम ऐसी जगह जानती हो जहाँ पर वो ट्रेन करे और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सके। तो लड़की कहती है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे तो तुम जिम तो नहीं जा सकते, लेकिन आउटसाइड वाले पार्क में तो जरूर जिम कर सकते हो। वो सीधा वहाँ पर चला जाता है और ट्रेनिंग शुरू कर देता है। वो कोई भी वार्म अप नहीं करता है और इधर उधर देखता है और इम्प्रेस हो जाता है। साथ ही ये भी कहता है कि ये जो बेसिक मशीन है उसके लिए प्रॉपर टूल है, वो भी ट्रेनिंग के लिए। उसे याद आता है कि लगभग 4000 साल हो गए हैं उसे अर्थ पे कदम रखे हुए। अर्थ का गॉड होते हुए भी उसने ह्यूमन प्रोग्रेस पर ध्यान नहीं दिया, तो ये छोटी सी जिम मशीन भी उसके लिए नए इन्वेंशन जैसी लग रही है। उसके टाइम में जो लोग होते थे वो इसी तरीके से ट्रेनिंग करते थे। इसी बीच एक छोटा सा पत्थर उसके पीठ में जा लगता है। वो पलट कर देखता है तो वही बोली बॉय खड़ा होता है। इस बार वो अपने कजिन हायांग और एक प्रोफेशनल बॉक्सर को लेकर आया होता है। वो शांति से बैठ जाता है मानो कि वो बंदा उसे दिखा ही ना हो। पत्थर उठाता है और पूछता है कि किसने उसे मारा है। बोली चिल्लाते हुए कहता है कि उसने किया है ये सब और घमंड करता है कि उसका जो कजिन है अब वो उसे मार डालेगा। पर उसके बोलने से पहले ही वो एक
पंच उसे मार देता है। बोली फिर से गिर जाता है, चीखता है। उसका जो ऑलरेडी टूटा हुआ नोज था वो दोबारा से टूट जाता है। मो और भी ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ गॉड की मीटिंग चल रही होती है। मो वहाँ पर एज यूजुअल अब्सेंट रहता है। उसका असिस्टेंट यांग यांग उसको मैसेज देने के लिए जाता है, पर लूसीफर गुस्सा हो जाता है और पूछता है एक असिस्टेंट कैसे हिम्मत कर रहा है गॉड की मीटिंग में इंटरफेयर करने का। घबराते हुए यांग यांग समझ जाता है कि वो सिर्फ एक लेटर पढ़ने आया है। फिर वो मो का मैसेज पढ़ता है। मो को बस ये बताना है कि अगर वो बढ़ती अपोनेंट उसे मिले तो वो उसे नोटिफाई कर दे। लूसीफर टेबल पे हाथ मारता है और सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट होने के नाते वो थक गया है मो के तानों से और मीटिंग को मिस करने से और सब चीजों को इग्नोर करने से। ये चीजें बाकी गॉड भी एग्री करते हैं पर चुप रहते हैं। लूसीफर कहता है कि ये मीटिंग उनके वर्ल्ड के स्टेबिलिटी और सेफ्टी के लिए होती है। गॉड आर्चर जो कि थर्ड रैंक पर आते हैं वो बोलते हैं जो भी चीजें गलत होती है वो उसे हमेशा की तरह मिलकर हैंडल करते हैं। लूसीफर फिर से टेबल पे जोर से हाथ मारता है और चिल्लाते हुए मो के बारे में कह रहा होता है कि वो हमेशा इन चीजों को गेम की तरह समझता है और उसकी दुनिया ऐसे ही कोलैप्स कर जाती है और जब भी वो किसी मैटर में इंटरफेयर करता है तो वो सिचुएशन को बद से बदतर कर देता है। प्रूफ के लिए वो साइक्लोन जो कि 9th लेवल पर आते हैं, यानी कि साइक्लोन गॉड। 1000 साल पहले साइक्लोन प्लेनेट पे क्या हुआ था, एक जायंट वाइट क्रिएचर प्लेनेट को बर्बाद करने के लिए आया था, उसे तोड़ने लगता है। फिर एकदम से कुछ ऐसा होता है कि वो जो क्रिएचर है वो बीच से फट जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ऑब्वियसली सी बात है कि वो मो ने ही किया था। हमेशा की तरह वो क्रीपी लुक देता है और फाइट के लिए एक्साइटेड रहता है। लूसीफर आर्ग्यू करते हुए कहता है कि जो आफ्टर मैच हुआ था वो मो की वजह से हुआ था। अगर मो टीम के साथ मिलकर काम करता तो वो चीजें होती ही नहीं। फिर वो गुस्से में आकर बोलता है कि वो एक अनफिट गॉड है और उसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकता जो उनके वर्ल्ड्स को एक गैम्बल की तरह खेलता हो। दूसरी तरफ योंग योंग चुप रहता है और अपने मास्टर को डिपेंड भी नहीं कर पा रहा होता है। वो बस प्रार्थना करता है कि उसका जो मास्टर है मो वो वापस आ जाए क्योंकि यहाँ की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ रही है। अब हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है। वही बीटन बोली फिर से मुंह चलाता है और मुंह को वार्न करने की कोशिश करता है कि उसका जो कजिन भाई है वो बॉक्सर है, वो तुमको सबक सिखाए। अयांग एक्चुअली में क्यूरियस हो जाता है। उसने मो का स्पीड पंच देखा था। वो सोच रहा होता है कि ये कौन सा स्पोर्ट्स खेलता है या फिर आर्ट मटेरियल। मो बस अपना शोल्डर उठाता है और उसे बोलता है कि मैं कोई भी स्पोर्ट्स नहीं खेलता हूँ, बस फाइट करना चाहता हूँ। अयांग सोचने लगता है कि ये तो बस ओवर कॉन्फिडेंस बच्चा है। वो स्टैंस लेता है और एक फास्ट अटैक करता है। एक सॉलिड पंच मो के फेस में लगता है, लेकिन उसे अजीब लगता है कि मो वहाँ पर मूव नहीं किया, जैसे वो इंटेंशनली उस पंच को खा लिया। मो का एक रूल है कि वो पहला पंच अपने ऊपर ले लेता है और एक क्रीपी सी स्माइल करते हुए उसे चिल्लाता है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट ही तेरी स्पेशलिटी है ना। अयांग अनईजी फील करता है। मो उसके स्टैंड को कॉपी करता है और उस पर रश करता है। अयांग सोचता है कि ये बस एक कॉपी कैट है, पुश ब्लॉक करता है, पर मो की पावर उसे पीछे ढकेल देती है। उसे यकीन नहीं होता है कि ये पतला सा लड़का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। मो और ज्यादा हाइप हो जाता है। इम्पैक्ट के पहले मो अपने आर्म टाइट और फ्लेक्स करता है उसके मसल। उसके लिए तो पेन मतलब और भी ज्यादा मजा। वो अपने बेल्ट निकालता है और फर्स्ट राउंड के लिए लपेट लेता है ताकि हैंड प्रोटेक्शन रहे, क्योंकि इस वीक बॉडी को हील करना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट लगता है उसको। साइड में खड़ा किड चिल्लाता है कि ये अनफेयर है। मो और हायान दोनों इग्नोर करते हैं। हायान वाफर से रश करता है और रैपिड पंच की बारिश कर देता है। उसे स्टडी करता है और जल्दी ही उसकी वीकनेस समझ जाता है और फास्ट और फ्यूरियस एक तरह से प्रेडिक्ट कर लेता है। मो इजीली उसको डॉज करना शुरू कर देता है। फिर एक स्विंग के बीच में मो उसके आर्म पे डायरेक्ट हिट मार देता है और थोड़ी देर बाद हायांग जोर से चिल्लाने लगता है। मो बस मन में हंसता है और कहता है कि ये और उसका भाई दोनों ही ड्रामेबाज हैं, बिल्कुल एक जैसे। मो टाइम वेस्ट नहीं करता है, एक क्विक पंच हायांग को नॉकआउट करने के लिए मारता है और जो उसका कजिन है वो शॉक में खड़ा रहता है। मो का फेस और ज्यादा ब्राइट हो जाता है।
वो राउंड 2 के लिए तैयार है। वो कहता है अब टाइम है तुमसे भी बदला लेने का, क्योंकि ये चीजें पहली बार नहीं है कि जब तुम दोनों ने उसे पंगा लिया। बुली जो पहले बहुत बड़ा बंदा था अब पूरा डरा हुआ है। मो क्लोज जाके देखता है कि ये लड़का फाइट करने लायक भी है कि नहीं। कोई प्राइड ही नहीं है इस बंदे को मारने में। पर बुली सोचता है अगर वो ज्यादा डरा हुआ एक्ट करेगा और बोलेगा कि वो फाइट नहीं चाहता है शायद बच जाए, लेकिन वो लेट हो चुका है। मो एक क्विक पंच उसके फेस पे मार देता है, फिर बिना रुके उसे पंच पे पंच मारते रहता है। उसके चेहरे और उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लड बहने लगता है। एंड में मुंह एक ब्रूटल नी उसके फेस पे मारता है, जिससे उसे सेटिस्फेक्शन मिलता है। अच्छा है कि तूने अपनी डिफीट को एक्सेप्ट कर लिया। जबकि उसने दोनों ही डाउन होते हैं तो मो वहाँ पे कैजुअली चल देता है, क्योंकि उसने बॉक्सर के ऊपर भी अपना छाप छोड़ दिया है।